नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ खांसी जुकाम जैसी बीमारियां आम हैं, खासकर बच्चों में। तो अब माता पिता क्या करते हैं, वो कफ सिरप पिला देते हैं बच्चों को। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं देश में हुई हैं उसने कफ सिरप के इर्द गिर्द जो है एक संशय पैदा कर दिया है, चिंता डाल दी है पेरेंट्स के दिमाग में। तो क्या बच्चों को कप सिरप पिलाना सही तरीका है? इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, जो कि प्रिंसिपल इंचार्ज हैं BR सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका इस फील्ड में एक लंबा अनुभव है और होम्योपैथी में आप एक जाना माना नाम भी हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, खासकर पेरेंट्स के दिमाग में कफ सिरप्स को लेकर, खांसी ज़ुकाम जो बच्चों को हो जाता है उसको लेकर। तो आज उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे मूल सवाल, और सबसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी है लेकिन एक बार फिर से जानने की इच्छा है या रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि आखिर बदलते मौसम में, खासकर बच्चों में, डॉक्टर साहब, खांसी ज़ुकाम क्यों होता है? क्या बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, क्या माजरा क्या है खांसी का? जी, देखिए, जो बदलता हुआ मौसम है इसमें बहुत सारे, कई बार हम देखते हैं कि पॉलन्स हैं, कुछ पर्यावरण में कुछ एनवायरमेंटल एलर्जेंस भी आ जाते हैं। तो वो एलर्जेंस जो होते हैं या कभी कभी कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं बच्चों की, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, उनकी श्वास नली के ऊपर, और ये हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लंग्स पे अटैक करते हैं। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल कफ होगा, और अगर वायरल है तो वायरल के साथ साथ कुछ लक्षण और भी मिलेंगे। और अगर सिंपल ये एलर्जेंस हैं जो कि हम देखते हैं कि जैसे पॉलन्स हैं या डस्ट है, कई लोगों को डस्ट की वजह से भी खांसी जुकाम होने की संभावना रहती है। तो ये कारण देखे जाते हैं कि कई सारे कारणों की वजह से ये खांसी या जुकाम का होना या साथ में बुखार का आना ये देखने को मिलता है। जी। और खांसी, देखिए, इसमें भी कई सारे प्रकार आ जाते हैं कि सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, और इसके अलावा क्या ये कोई गंभीर संक्रमण का भी खतरा हो सकते हैं? खासतौर पर अगर किसी शख्स को या किसी बच्चे को बलगम आ रहा है, उसका रंग भी जो है एक साइन हो सकता है क्या? इसमें भी टाइप्स में कुछ? जी जी, देखिए, खांसी या तो सूखी होती है या गीली होती है। गीली का मतलब जिसमें वेट होता है, प्रोडक्टिव होती है, जिसमें बलगम बनता है और बलगम निकलने की संभावना रहती है। जो सूखी खांसी है वो अक्सर जो है, दोनों ही खांसियां जो हैं अपने आप रिजॉल्व होने की संभावना रखती हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, क्योंकि ये एक्यूट संक्रमण की वजह से भी हो सकता है या किसी की इम्यूनिटी की कमी है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। चाहे वो एलर्जेंस हैं, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो वायरल है। तो ये एक्यूट एपिसोड्स होते हैं और अचानक खांसी आना, और ये सेल्फ लिमिटिंग की तरफ जाता है जी। लेकिन हमें देखना है कि उसके साथ साथ जुड़े क्या लक्षण जरूरी आ रहे हैं। क्या खांसी अंदर लंग्स के अंदर जा रही है? जब तक हमारा सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है तब तक ये खांसी सूखी रहती है। जैसे जैसे वो कफ का जो इन्फेक्शन है नीचे जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और वहाँ पर क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से एक प्रोडक्शन करता है, खांसी के साथ बलगम म्यूकस सिक्रीशन शुरू हो जाती है। तो वो जैसे जैसे, अगर फर्स्ट स्टेज है तो ड्राई रहता है, सेकंड स्टेज में वाइट कफ निकलना शुरू होता है, और थर्ड स्टेज में जैसे आपने कहा कि पीला बलगम आना या हरा बलगम आना, वो एक साइन होता है कि कहीं इन्फेक्शन अंदर तक जा चुका है और वो रिजॉल्व भी हो रहा है। और कई बार ये देखते हैं कि खांसी जुकाम जो है सिंपल हमारा सोर थ्रोट होने की वजह से भी हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस होता है बच्चों में, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है, तो जिसके कारण से भी खांसी होने की और दर्द के साथ खांसी होने की संभावना होती है। तो कई सारे लक्षणों को हम समझ करके डायग्नोज बनाते हैं कि ये किस तरह का कफ है, सूखा कफ है या ड्राई, सूखा है, ड्राई है, या गीला है यानी प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम बनता है, और किस तरह का बलगम है उसको निर्धारण करते हुए फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो सकती है अगर जरूरत पड़े तो, और दवाइयों का चयन उसके हिसाब से करते हैं। और अगर हम बच्चों में ही बात करें तो किस तरह की खांसी या किस तरह के लक्षणों में हमें तुरंत बच्चों को जो है अस्पताल ले जाना चाहिए? जी, देखिए, खांसी अगर हो रही है और उसके साथ सांस फूल रहा है
और बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, गले में दर्द है या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये एक लक्षण है जो कि इमरजेंसी की तरफ जाते हैं। और अगर साथ में उसका हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ SpO2 जो कि कोविड में भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता था, यानी ऑक्सीजन लेवल क्या है हमारा, तो वो चेक करने के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा, और कई बार बच्चों के अंदर एकदम एक्यूट स्टेट में चला जाता है बच्चा, साथ में कन्वल्जन, बुखार, क्योंकि बुखार भी होता है कई बार, और बुखार के साथ साथ कन्वल्जन यानी दौरे भी आ सकते हैं बच्चों को, खांसी जुकाम नज़ला होने के साथ साथ। तो जहाँ एक ऐसी इमरजेंसी स्टेट बनती है, वो डॉक्टर ही निर्धारित करेगा कि इसमें इमरजेंसी स्टेट क्या बन रही है, जी। चेक करके, इन्वेस्टिगेट करके, और फिर इमीडिएटली बच्चों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, हम इलाज पर भी आएंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आमतौर पर खांसी में सुधार कब तक आ जाता है? अगर सुधार ना हो, मैं अस्पताल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ लिमिटिंग भी है और अपने आप भी कुछ लक्षण जो हैं सही हो जाते हैं, या नॉर्मल जो घरेलू उपाय करते हैं, अगर ना हो और बढ़ रहा है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि एक टाइम लिमिट क्या होती है कि खांसी इतनी देर में, अगर हम बहुत नॉर्मल, जिस तरह से आपने कहा कि कॉमन कोल्ड है और अपने आप सही होने वाला है, तो क्या ड्यूरेशन रहती है इसकी? देखिए, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर कोई भी खांसी, जुकाम या कोई भी ऐसा लक्षण जो है 3 हफ्ते से ज़्यादा जा रहा है और रिजॉल्व नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, और बच्चे की परेशानी, बच्चा हो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी परेशानी बढ़ रही है, देखने को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सीने में दर्द हो रहा है या गले में दर्द बढ़ रहा है या प्रोडक्टिव कफ होता जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कफ के साथ साथ बलगम में खून की आने की भी संभावना हो जाती है। तो अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो ये इमरजेंसी स्टेट होती है। तो 3 हफ्ते तक तो रिजॉल्व हो ही जाना चाहिए खांसी, और अगर उसके बाद जाती है तो इमीडिएटली पेशेंट को जरूर डॉक्टर के पास ले जाना स्वाभाविक रूप से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे अहम मुद्दे पर, अहम सवाल पर आते हैं, क्या जो एलोपैथिक सिरप्स हैं वो बच्चों को दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है? जी, देखिए, वैसे तो ये कहते हैं कि 2 साल से कम उम्र में बच्चों को कफ सिरप्स नहीं देते हैं, और पीडियाट्रिशियंस यानी डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, वो चेकअप करके निर्धारित करते हैं कि क्या कफ सिरप की ज़रूरत है या नहीं है। जी। क्योंकि छोटे बच्चे टैबलेट्स तो नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए कफ सिरप्स आर अवेलेबल जो उनको दिए जाते हैं। और कफ सिरप जो है बेसिकली किस टाइप का है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसकी एक्सपायरी तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं मतलब ओवर द काउंटर जाकर के केमिस्ट से ले लेते हैं दवाई। देश में हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वो ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या उसमें केमिकल्स हैं जो किसी को रिएक्ट करने की संभावना रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपायरी भी होते हैं, तो या शॉर्ट एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं, वो सिरप्स होते हैं, वो भी दिए जाते हैं बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की संभावना रखते हैं। अब होम्योपैथी के लिहाज से आप एक जाना माना नाम है, लंबा अनुभव आपको इस फील्ड में है, तो होम्योपैथी में खांसी जुकाम का इलाज किस तरह से हो सकता है, और क्या कोई कफ सिरप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी, पहले तो मैं बताऊंगा कि देखिए, जो हमारे पास पेशेंट खांसी को लेकर के आते हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो हम बेसिकली लक्षणों को समझते हैं, इन्वेस्टिगेट, चेकअप करते हैं, उसको चेस्ट को देखते हैं, उसका गला देखते हैं, और उसके साथ साथ जो पिक्यूलियर सिम्टम आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको हम दवा देते हैं पेशेंट को। और वो ओरल पिल्स भी होती हैं, लिक्विड भी हो सकता है, हालांकि कफ सिरप्स भी अवेलेबल हैं हमारे होम्योपैथी में। और वो जो कफ सिरप्स हैं वो एक्चुअली अंडर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है 1945 और 1940 का, उसके अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मद्देनज़र रखते हुए फार्माकोपी अप्रूव्ड मेडिसिन होती हैं, और वो मेडिसिन अप्रूव्ड मेडिसिन को ही सिरप्स में डाला जाता है, लिया जाता है। और वो सिरप्स बच्चों को या बड़ों को देने की बिल्कुल बात होती है, दे सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को खांसी है, खांसी के साथ क्या जुड़े लक्षण हैं, साथ में गले में दर्द है, बलगम आ रहा है, क्या कलर है बलगम का, किस समय खांसी बढ़ती है, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं। और क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं, खांसी किस चीज़ से बढ़ती है, जैसे कई बताते हैं कि बच्चा जो है एसी में रहने से खांसी बढ़ती है, बाहर मौसम बदलता है तो एसी टू नॉन एसी जाते हैं तो गर्मी की वजह से भी बढ़ती है, गर्मी से अंदर एसी में आते हैं तो ये खांसी बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए टोटलिस्टिक अप्रोच के द्वारा हम होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करते हैं, और वो क्यूरेटिव भी होती हैं। जी, अगर आपने होम्योपैथी मेडिसिन की बात की, अगर एलोपैथिक सिरप्स की भी बात करूं मैं, तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर बच्चों को दिया जाए? 6 साल से 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी दिया जाए
तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो? देखिए जितने भी हमारे कफ सिरप्स हैं, हुँ। एलोपैथी की बात हम कर रहे हैं पहले, तो उसके अंदर जो भी एक बेसिकली एक स्वीटनर होता है, जो ग्लिसरीन बेसिकली एक स्वीटनर या एडिटिव होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, तो उसके कुछ केमिकल्स या वो बन जाते हैं जिसको कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़, टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जो कि अभी जो बहुत कॉमनली देखने को मिला है वो DEG यानी डाईइथाइल ग्लूकोल के नाम से या इथाइलिन ग्लूकोल के नाम से जाना जा रहा है। तो वो बेसिकली एक एंटी फ्रीज कंपाउंड है और पेंट्स के अंदर भी यूज़ होता है। वो ऑटोमेटिकली ये टॉक्सिन क्रिएट हो जाता है, या तो एक्सपायर्ड दवाई है या काफ़ी समय से नहीं उसको यूज़ किया गया है, या किसी भी कारण से वो अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसके अंदर, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट डालता है। और साइड इफ़ेक्ट देखिए, जो अभी जो हम देख रहे हैं आज की डेट में जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर, तो सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी MP के अंदर, वहाँ ये काफ़ी ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई हैं। तो वहाँ जो लक्षण देखने को मिले हैं वो देखने को मिले हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, किडनी फेल हुई है, या कहीं ना कहीं किडनी पर असर आया है, पेट में दर्द का होना, उल्टी होना और सांस का फूलना, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। साथ में फीवर का भी आना देखा गया। तो ये साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं जो कि एक्नॉलेज किए हैं और हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स ने, और हमारे जो DGHS है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, सिडिस्को, ये 2-3 संस्थाएं हैं जो जुड़ करके काम कर रही हैं, और वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या ये कफ सिरप इंडिविजुअल है या इसके अंदर जो टॉक्सिन क्रिएट हो गया है बाय एनी मीन्स, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि भाई क्या कारण बन रहा है इसका। अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की ही बात करें तो क्या कफ सिरप ज़रूरी होते हैं देने? बिना कफ सिरप दिए या कुछ दवाओं के साथ, या होम्योपैथी में ही अगर कुछ इलाज हैं, तो क्या बिना कफ सिरप दिए भी ये खांसी जो है ठीक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। कफ सिरप कोई मैंडेटरी नहीं है होम्योपैथी में। हम ये नहीं कि पहले दिन ही हम कोई कफ सिरप लिखते हैं, हम तो अवॉइड ही करते हैं बेसिकली। कफ सिरप पेटेंट मेडिसिन हैं। जो क्लासिकल होम्योपैथी है वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। तो हम तो एक्चुअली जो भी पेशेंट या बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, खांसी लेकर के आ रहा है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि उसके लक्षण क्या हैं, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, वो कब खांसी बढ़ रही है, उसका जो प्रोडक्शन कफ में बलगम में आ रहा है, उसका कलर क्या है, ये सारे सिम्टम्स को देखते हुए हम दवा का चयन करते हैं। और वो क्यूरेटिव, सिर्फ प्रिवेंटिव ही नहीं, क्यूरेटिव भी होती हैं, और बिल्कुल पेशेंट ठीक होता है, चाहे वो एक्यूट कफ है चाहे क्रॉनिक कफ है। लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट जरूर करना है, एग्जामिन जरूर करना है, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व भी करना है कि कहीं ये एक लाइन से आगे तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं बढ़ रही है, कहीं कोई ना कोई लक्षण बिगड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। हालांकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, 70-80% जो कफ है, कोल्ड है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ समय बाद रिजॉल्व हो जाता है। इसके लिए मुख्य दवाएं जो हैं, बहुत एक्यूट मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, कोई भी सिस्टम। तो इसमें हमारा होम्योपैथी जो मानता है वो ये मानता है कि टेलर मेड अप्रोच होती है, इंडिविजुअलाइज किया जाता है कि किसी व्यक्ति में क्या लक्षण आ रहे हैं। उसके ज़रूरी नहीं कि कॉमन जो खांसी में होता है कि खांसी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, अब किसी को किसी टाइम पे होती है, किसी को उठते ही खांसी होती है, किसी को रात को सोते हुए खांसी होती है। तो ये लक्षण जो वेरिएशन होती है लक्षणों में, सिम्टम्स में, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम दवा का चयन करते हैं। इट इज़ अ टेलर मेड अप्रोच कि जैसे एक शर्ट किसी को फिट नहीं हो सकती, सिमिलरली एक दवाई हर किसी खांसी के व्यक्ति को फिट नहीं हो सकती। तो वी हैव टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड कि क्या सिम्टम है, उसकी वजह से क्या क्या तकलीफ हो रही है, और उसको समझते हुए दवा का चयन करते हैं। और एक क्यूरेटिव है, जैसे हम आपने पूछा है कि क्या ये क्यूरेटिव होता है या हम दवा सिर्फ देने जरूरी हैं, तो सिर्फ हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कभी भी रिकमेंड नहीं करते। हम सिर्फ दवाई देते हैं, गोलियां देते हैं, या होम्योपैथिक जो भी पेटेंट डाइल्यूशंस हैं वो देते हैं, और उनसे बिल्कुल रिलीफ मिलता है। आपका इस फील्ड में होम्योपैथी में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किस तरह से ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हम देखते हैं, तो क्या ड्यूरेशन रहती है ट्रीटमेंट की भी? अगर एक्यूट केस ना हो, कॉमन केसेस हो, कॉमन कोल्ड के केसेस हों, या एक्यूट केसेस में क्या क्या ड्यूरेशंस रह सकती हैं ट्रीटमेंट की, और
कितनी जल्दी मरीज ठीक हो सकता है? जी, देखिए एक्यूट अगर कोई कफ खांसी वगैरह लेकर के आ रहा है तो 2 से 3 हफ्ते में मैक्सिमम ये रिजॉल्व हो जाता है। और अगर इससे आगे जा रहा है, कफ नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण बन रहा है, उसके पीछे एलर्जेंस हैं या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर ये देखते हैं हम, एक टेस्ट होता है इम्यूनिटी का जो हम सीरम IgE कराते हैं, या ईओसिनोफिलिया की वजह से भी कफ खांसी वगैरह रहती है, तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट की उसकी वैल्यू के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसको कितना लेवल ऑफ एलर्जी है, और उस हिसाब से हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, या हो सकता है आगे का समय भी लग सकता है। क्योंकि पेशेंट जो है वो काफ़ी समय से बीमार है, खांसी लेकर के अगर मान लीजिए एलर्जिक कफ है तो वो रिजॉल्व जल्दी नहीं होता है, वो काफ़ी समय से ग्रस्त होता है पेशेंट, और बीच बीच में रेमिशंस हो जाते हैं, 2-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए ठीक होता है, फिर वो जब भी एलर्जन ट्रिगर होता है तो लेके आ जाता है। तो अगर जड़ से ठीक करना है तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, एग्जामिनेशन के साथ साथ दवा का चयन प्रॉपर होना चाहिए, वो बिल्कुल क्योर करती हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार खांसी हो जाती है, किसी युवा को बार बार खांसी की तकलीफ हो जाती है, तो किस तरह की प्रिवेंशंस ली जा सकती हैं ताकि ऐसी समस्या ना हो? देखिए, ये देखने को मिलता है जैसे कुछ बच्चे हैं या बड़े भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं, जैसे खान पान से रिलेटेड भी होता है, जैसे ठंडा खाना, खट्टा खाना। अब जैसे कहीं ना कहीं गले में कुछ ना कुछ वो खट्टा या ठंडा कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट करता है, या स्पाइसेस हैं, कुछ मिर्च मसाले हैं, बाहर का डाइट है। आजकल बच्चे, यंग एडल्ट्स बहुत कॉमनली बाहर लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और हर फूड के साथ उनको कोक, कोल्ड ड्रिंक कोई ना कोई चाहिए होती है। तो ये क्या होता है कि गर्म सर्द होता है, जैसे आप गर्म खा रहे हैं, साथ में ठंडा ठंडा कुछ पेय या जल पदार्थ कुछ भी ले रहे हैं, तो वो गले में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, और उसकी वजह से खांसी होने की संभावना रहती है, गले में दर्द होने की संभावना रहती है। तो ये डाइट से भी रिलेटेड है, कोई ना कोई केमिकल्स हो सकते हैं जिससे रिलेटेड है, कोई ना कोई एलर्जेंस हो सकते हैं जिससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है कि इसको समझें कि भाई ये खांसी किस प्रकार की है। डायग्नोसिस एक तरफ है और लक्षण एक तरफ हैं, जो होम्योपैथी में हम लक्षणों को मद्देनज़र रखते हुए टारगेट करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ पेरेंट्स कदम उठा सकते हैं कि ख़ास तौर पर बदलते मौसम में हम देख लें कि उनके बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ ना हो? जी, देखिए, बदलते मौसम में तो सबसे पहले ये है कि मौसम के अनुकूल आपको अपने ड्रेस भी पहनना है और मौसम के अनुकूल खान पान भी रखना है। अगर ठंडा मौसम हो रहा है तो आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए, और उसी हिसाब से आपका पहनावा भी होगा। तो ये तो रही बात उसकी। जहाँ तक बात आती है कि भाई बदलते मौसम में एलर्जेंस भी देखने को मिलते हैं, तो अब, और डस्ट का भी एरिया, पॉल्यूशन भी धीरे धीरे कई मेट्रो सिटीज़ में बढ़ता है बदलते मौसम में। अब जैसे आने वाली सर्दियां हैं, दिवाली का मौसम आ रहा है, पटाखे और ये सब चलेंगे, अभी दशहरा निकला है, तो इसकी वजह से प्रदूषण यानी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी होता है, जिसके कारण से सांस के साथ ये सब चीज़ें, केमिकल्स या कोई ना कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जाते हैं हमारे श्वास के साथ लंग्स के अंदर। तो इसमें मास्क का पहनना, और नहीं तो कोई रुमाल, अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो रुमाल लेकर के बाहर जाया जाए। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, ट्रैफिक, व्हीकुलर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस तरीके का मास्क या रुमाल ज़रूर नाक पे रखें। और गर्म पानी पिएं, ज़्यादा अवॉइड करें ठंडा वंडा पीने का, और खट्टा खाने का भी अवॉइड करें। ये तो कुछ हम कदम उठा सकते हैं जो कि हर पेरेंट कर सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। गार्गल्स यानी सलाइन गार्गल्स भी हम एडवाइस करते हैं, नमक पानी के गरारे करें, तो उससे भी गला हमारा साफ़ रहता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम प्रिवेंशन के रूप में बताते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मैं कफ सिरप पे आना चाहूँगा कि अभी बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और जो पेरेंट्स हैं कफ सिरप लेते समय, क्योंकि डॉक्टर अगर किसी को कफ सिरप रेकमेंड करता है तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं या ज़रूरी जानकारी ज़रूर देते हैं, लेकिन जब सेल्फ मेडिकेशन की बात आ जाती है, लोग खुद ले लेते हैं, या हम देखते हैं कि बहुत हमने देखा है भारत में कि झोला छाप डॉक्टर भी हैं वो भी दे देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ समझना ज़रूरी है कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर? क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है, जो कि आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को, सभी देखने वाले व्यक्तियों को बताना चाहूँगा कि हमारे को एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। पहला, देखिए, घर में कुछ नुस्खे होते हैं, हमारी दादी, नानी वगैरह, मम्मी वगैरह कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे देते हैं, जैसे कि कहते हैं भाई अदरक का रस, तुलसी का रस, ये पिलाइए, ये शहद में मिला के दीजिए। ये एक प्राइमरी केयर है, प्राइमरी प्रिवेंशन है या केयर है। उसके बाद अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा ये कहूँगा कि OTT यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे
आम आदमी चला जाता है केमिस्ट के पास, जी खांसी है, ऐसी खांसी है, वैसी खांसी है, इतने दिन से है, तो वो केमिस्ट जो है कुछ भी उठा के दे देता है। तो वहाँ पर देखिए बहुत ज़रूरी ये देखना है कि उस जो कफ सिरप है उस पर QR कोड देखें। QR कोड अगर दिया हुआ है उसको स्कैन करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो प्रोडक्ट कब का है, उसका बैच नंबर देखें, उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें कि कहीं ये शॉर्ट एक्सपायरी तो नहीं है या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी देखने ज़रूरी हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और वो ISI या FDA से अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखे बगैर आपको कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये डॉक्टर जो लिखते हैं, पीडियाट्रिशियन जो लिखते हैं, वो बिल्कुल सही लिखते हैं, और एक एज ए कंज्यूमर किसी भी पेरेंट को या किसी भी व्यक्ति को जागरूक होना है कि आप अगर कुछ भी कफ सिरप या कोई भी पेटेंट सिरप ले रहे हैं तो उसका QR कोड देखें, उसका बैच नंबर चेक करें। और उसमें कई बार क्या होता है, मिस स्पेलिंग्स भी होती हैं। कई बार जो कफ सिरप के स्पेलिंग्स हैं उसमें कोई ना कोई अक्षर आगे पीछे कर दिया जाता है, तो वो चीज़ भी देखने को ज़रूरी चाहिए कि भाई कहीं ये कफ सिरप एक्चुअली सही है या गलत है। तो सही और गलत में ऐसे ही पता लगता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं सभी के लिए। मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें आप ज़रूर देखें और अपने को बचाएं, अपने परिवार वालों को बचाएं, चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, तो ज़रूर इसको आप मद्देनज़र रखिए। बिल्कुल। मैं अभी आखिरी 1-2 सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हाल ही में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जो घटनाएं हुई देश में बहुत चिंताजनक हैं। तो सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर क्योंकि देखिए बच्चों की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होता है। बच्चों पे किसी ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो सरकार किस तरह से इन मामलों को कम करने या बिल्कुल ऐसे मामले ना हों, क्या कदम उठा रही है अभी? देखिए, जो DGHS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसके अंदर 3-4 इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को डाला है। जैसे ICMR है हमारा दिल्ली का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सिडेस्को है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, ये 3-4 चीज़ें हैं, और NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे उतारा है, और ये लोग बेसिकली वुड लाइक टू स्टडी कि भाई ये कारण क्या बन रहा है। इसके पीछे जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो कफ सिरप मार्केट में आया जिसकी वजह से डेथ्स हुई हैं या ट्रेजिडीज़ हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर क्या चीज़ थी, किसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है, और वो स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में। ये कमेटी पूरी स्टडी करेगी कि इसका पीछे रीज़न क्या बना है। कोई टॉक्सिन्स रहे हैं या कफ सिरप बेसिकली एडल्टरेटेड था या एक्सपायर्ड थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है, और हमारी सहानुभूति और संवेदना है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट पूरे कदम उठा रही है और इस चीज़ की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं, खासतौर पर बदलते मौसम या फिर कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर, क्या कुछ आप पेरेंट्स को जो हैं लास्ट एडवाइस अपना देना चाहेंगे, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बाकी ऐड ऑन यही है कि आपके बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को घर में कफ है तो आप पहले तो इंसान यही सोचता है कि चलिए कोई नहीं, घरेलू नुस्खा अपना लेते हैं, ठीक है। 2-4 दिन में अगर खांसी ठीक नहीं होती या उसके साथ कोई परेशानी बढ़ रही है तो इमीडिएटली किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। ओवर द काउंटर आप केमिस्ट के किसी के पास ऐसे लेने ना जाएं दवाएं कि भाई ये दवा आप दे दीजिए, वो दे दीजिए। और जब भी कोई भी आप सिरप्स लेते हैं तो उसका आप चेक करिए, उसके स्पेलिंग देखिए, उसका QR कोड, उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसको इस्तेमाल करिए। और अनलेस इट इज़ रिटन बाय पर्टिकुलर क्वालिफाइड डॉक्टर, आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी। बिल्कुल जो हमारे दर्शक जिन्होंने आपको सुना, देखा, आपकी सलाह जो है उन पर बिल्कुल अमल करना चाहिए। एक बार फिर से TV9 स्टूडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी, तो दर्शकों, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर प्रोफेसर नीरज गुप्ता, बहुत लंबा इन्हें अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में, और उन्होंने आपको बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी दी। आपका इस पूरे डिस्कशन पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।